नमस्कार, मैं सौम्या शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आज की खबर में। और आज की खबर के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा लोक गायिका अनन्या सिंह जी, जिन्होंने लगभग 8 वर्षों में 600 से ज्यादा प्रस्तुतियां दी हैं। और सिर्फ मैं ये देश की ही बात नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने लोक गीतों से दिलों में जगह बनाई है। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं लोक गायिका अनन्या सिंह जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका सौम्या जी, और उसके अलावा मैं हमारे न्यूज़ चैनल आज की खबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं अनन्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ साथ पूरे देशवासियों को मैं छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अब जैसे छठ पर्व की तो शुरुआत तो हो चुकी है, तो हम अपनी इस बातचीत का सिलसिला भी एक छठ मैया के गीत से शुरू करना चाहेंगे। ज़रूर। और ख़ास तौर पे मैं लोकगीतों के लिए ही जानी जाती हूँ अपने पूर्वांचल में और देश विदेश में। तो और छठ मैया की बात है तो उनकी बहुत कृपा है मुझ पर। तो बिल्कुल मैं शुरुआत करूँगी एक अपने पारंपरिक छठ गीत से। कैसे पिया छठ होला, कैसन बरत होला, कैसे पिया छठ होला, कैसन बरत होला, देहाता तो हमके बताए हो, देहाता तो हमके बताए हो, अरे कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बहुत सुंदर अनन्या जी, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि छठ पर्व से आपका जुड़ाव कब से है? सबसे पहली बात तो छठ पर्व जो है वो बिहार का ऐसा पर्व है जो आज पूरे देश में डंका बजा है इस पर्व का, और अपनी संस्कृति है जो पूरे देश में फैली है। तो मेरा जो मूल निवास है वो बिहार में है, और ऐसे मैं गोरखपुर में मैं पली बड़ी, मेरी पढ़ाई शिक्षा वहीं से हुई। तो बिहार में होने की वजह से मेरा गांव, मेरे दादा दादी से मेरा बहुत जुड़ाव रहा। तो बचपन से जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं छठ पर्व देखती आ रही हूँ, और तब से मैंने आस्था देखी है इस पर्व की। आध्यात्मिक रूप से जब लोग जुड़ते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये त्यौहार है जो 4 दिन का होता है कुल। जी अच्छा, जो आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ये सबसे पहली बात तो मैं चाहूँगी बताना कि हमारे बुज़ुर्गों का और हमारे बड़ों के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और बहुत कृपा है कि हम इस क्षेत्र में हैं जो कला का क्षेत्र है। और ऐसे क्षेत्र में होना ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सबको नसीब नहीं होता है। तो कम उम्र में करने का सिर्फ इतना सा मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगी कि कम उम्र में अगर आपके सपने बुलंदियों पर हों, आप डिटरमाइंड हों, और आपका फोकस पूरा अगर आपके एम पे है, और आपको पता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, और ऊपर से आपके साथ आशीर्वाद है अगर आपके बुज़ुर्गों का और बड़ों का, साथ ही साथ ऊपर वाले का, तो ये सफ़र आसान हो जाता है। बाकी आपकी मेहनत डिसाइड करती है और आपके अंदर लगन कितनी है। लेकिन इस संगीत का जो क्षेत्र है इसमें ऊपर वाले की कृपा भी बहुत मायने रखती है। जी जी। और लोकगीतों की बात करूं जो आपने पूछा, तो लोकगीतों से जुड़ाव मेरा जब मैं 11वीं में थी, उसके बाद 12वीं पास करते के साथ ही मुझे लोकगीतों से जुड़ाव मेरा शुरू हो गया। शुरुआत तो मैंने लता जी को सुनकर ही सीखना किया था अपने गीतों का, लेकिन इसके आगे जब मैं बढ़ी तो मुझे एक बहुत अच्छा सा ऑफ़र मिला था सरकार की तरफ से, जिसमें हमने एक वर्कशॉप की थी। हमने अपने लोकगीतों को संरक्षित करने के लिए उनको सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सा वर्कशॉप किया था। वहाँ से मैंने शुरुआत की, ये सोचकर कि इससे हम दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश में कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी संस्कृति के लिए। तो यहाँ से मेरी लोकगीतों की शुरुआत हुई थी। जी जी जी। अनन्या जी, मैंने सुना है कि जो आपने अपना पहला गीत गाया और जो सीखा, जो स्कूल में आपने अपना पहला गीत गाया, वो आपके दादाजी ने आपको सिखाया वो गीत, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी, वो पहला गीत बहुत छोटी थी मैं, मुझे लगता है मैं जब 3 या 4 कक्षा में थी
तब से वो मेरे दादाजी गुनगुनाया करते थे और उनसे ही सुन के मैंने वो पहला गीत सीखा था। और वो पहला गीत था जो मैंने पहली बार अपने स्कूल में परफॉर्म किया था, और वो एक देशभक्ति गीत था। तो मैं बिल्कुल 2 लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बादल दल सा निकल पड़ा कोई दल मत वाला रे, हम मस्तों से आके मिले कोई हिम्मत वाला रे, बिजली सी कड़के नस नस में आज नहीं हम अपने बस में, बिजली सी कड़के नस नस में आज नहीं हम अपने बस में, नई क्रांति की लहर ले रही जीवन ज्वाला रे, हम मस्तों से आके मिले कोई हिम्मत वाला रे। तो ये है इसकी शुरुआती लाइन, जो कि देशभक्ति गीत है। और मेरे दादाजी ने इस गीत की रचना की थी कारगिल के युद्ध के समय। वो एक ऑफिसर थे रोडवेज़ में, तो उनको एक टास्क दिया गया था कि उनको अगले दिन इस गीत को प्रस्तुत करना था, किसी भी एक गीत को। तो उन्होंने ये क्षणिक भर में लिखा था और ये गीत वो गुनगुनाया करते थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है संगीत की। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि आजकल के जो युवा हैं लोकगीत से ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं, तो आपका ये जो आपने 12 साल की उम्र में लोकगीत की तरफ जो रुझान किया वो कैसे आया? शुरू से ही था कि मुझे ये गाने गाने, या क्या चीज़ आपको उसकी तरफ आकर्षित करी? सबसे पहली बात तो जो लोकगीत है वही हमारी धरोहर है, वो हमारी पहचान है। ये मुझे बहुत कम उम्र में समझ में आ गई, इसलिए क्योंकि मुझे संस्कार मेरे दादा दादी से वही मिला। यानी कि किसी भी परिवार में दादा दादी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनसे जो संस्कार हमें मिलता है वो हमेशा याद रहता है। क्योंकि अक्सर इस उम्र में माता पिता काफ़ी व्यस्त होते हैं अपने नौकरी चाकरी में, और रिटायरमेंट के बाद दादा दादी का पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा हर तरह से वो बच्चे को गाइड करते हैं। तो यहाँ से जो है मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। और जब मैंने शुरू किया गाना तो पहले भोजपुरी का मतलब भी गीतों में कुछ खास समझ में नहीं आता था, क्योंकि भोजपुरी गीतों के नाम पे आजकल जो लोग देखते हैं वो बहुत अलग है, वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मैंने लोकगीतों को सुनना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कमाल है, और मुझे पता लगा कि शास्त्रीय संगीत से भी पहले लोकगीत है और लोकगीतों से शास्त्रीय संगीत निकल कर आया, जिसे हम सीख के और आज हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं संगीत के क्षेत्र में। तो वहाँ से मेरा रुझान आया और मुझे लगा कि इस उम्र में कोई नहीं कर रहा है, और सरकार की तरफ से भी बहुत प्रेरणा मिली। बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स ऐसे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किए थे हमारे उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ अच्छा और कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है अपने संस्कृति के लिए। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और इसलिए मैंने लोकगीतों को गाना शुरू किया। बहुत अच्छी आपने बात बताई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोकगीत और संस्कृति की बात आपने करी, और आपने देश ही नहीं विदेशों में भी लोकगीत गाए हैं और लोगों का दिल जीता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? बेहद कमाल रहा था, क्योंकि जो विदेशों में जो लोग हैं वहाँ पे भी हमारे जो भारतीय युवा गए हैं, जो भारतीय लोग गए हैं, उनकी वजह से वहाँ के लोगों के विचार बदले हैं हमारे देश की संस्कृति के प्रति। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जो भारत से बाहर जाकर भी अपनी संस्कृति को वहाँ प्रमोट करते हैं और वहाँ पे अपने संस्कार गीतों के लिए कुछ कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहते हैं। तो यहाँ से बाहर भी मैं जितनी बार भी गई हूँ, मैंने हर बार अथाह प्रेम देखा है अपनी भाषा के लिए, जो हमारी मातृभाषा है, चाहे वो भोजपुरी हो, अवधी हो या कोई भी भाषा हो हमारे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की। उसके साथ लोगों में वो आस्था है अपने संस्कृति के प्रति, अपने माता के प्रति, जो हम छठी मैया की बात करते हैं, या फिर हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो बड़े धूमधाम से वहाँ भी वैसे ही मनाए जाते हैं जैसे भारत में मनाए जाते हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि वहाँ पे इतने अच्छे से मनाते हैं कि विदेश के जो लोग हैं जो शायद भारत में कभी आए भी नहीं है, वो वहाँ से सीख के वो भी इस पूजा का आरंभ करते हैं और वहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। जी अच्छा, मैं आपसे अब ऐसा एक गीत सुनना चाहूँगी जो आपको बहुत पसंद है और जब आप कहीं सुनाती हैं तो वो वाकई लोगों के दिलों में उतर जाता है। जी, ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं क्योंकि लोग हमेशा ऐसी फरमाइशें करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चुनना तो बहुत मुश्किल है।
पर मैं शारदा सिन्हा जी को बहुत माँ की तरह प्रेम करती हूँ और उनके गीतों को सुनती हूँ, सीखती हूँ उनसे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमने सुने हैं, जो भिखारी ठाकुर जी की रचनाएं हैं, महेंद्र मिश्र जी की रचनाएं हैं। तमाम ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शायद कभी पहले सोचा भी नहीं था कि आज उनको इस तरीके से, इतने सम्मान से उनका नाम लिया जाएगा। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उसमें से मैं एक गीत आपको सुनाती हूँ। तोहरा बलम कप्तान हो, तोहरा बलम कप्तान हो, सखी हमरो के सनबा। तोहरा बलम कप्तान हो, सखी हमरो के सनबा। तोहरा बलमुआ ता झिलवा के मालिक, तोहरा बलमुआ ता, तोहरा बलमुआ ता झिलवा के मालिक, हमरो गौआ के परधान हो, सखी हमरो गौआ के परधान हो, सखी हमरो के सनबा। तोहरा बलम कप्तान हो, सखी हमरो के सनबा। इस गीत के माध्यम से जो हमारे देश के जवान और किसान हैं, दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। और ये हमारी संस्कृति का एक लोकगीत है जो आपस में दो सखियां हैं, एक का पति जवान है और एक का पति किसान है, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। जी देखिए, लोकगीतों में अपनी ही एक मिठास होती है, ये अलग ही झलकती है ये मिठास, मानती हैं कि नहीं आप? ज़रूर, बिल्कुल जी। अच्छा, अगर छठ पर्व की बात करें और तो इतने सालों में आपको क्या लगता है कि छठ पर्व जो है लोगों के लिए कितना बदलाव लेकर आया है, लोगों के अंदर इसको लेकर कितनी और श्रद्धा बढ़ी है, कैसे देखती हैं आप इसको? छठ पर्व जो है मात्र किसी एक प्रदेश या किसी एक छोटे से स्तर पे इस पर्व को अब नहीं मनाया जाता। और जब मैंने शुरुआती दिनों में अपने देखा था तो हम अपने गाँवों में देखते थे, फिर धीरे धीरे शहरों में शुरू हुआ था। आज के समय में पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर हर देश में जहाँ भी हमारे यहाँ से भारतीय गए हैं और वो अपने संस्कृति के लिए वहाँ पर ऐसे पर्व को मनाते हैं, तो वहाँ तक इसका बहुत बखान किया गया है और बहुत अच्छे से लोग इस पर्व को मनाते हैं। और छठ के पर्व में इतना बदलाव आया है, इतना ज़्यादा बदलाव आया है कि मैं तो लोक गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ और मैंने देखा है कि हमारे शहर से वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी संगीत सीखना शुरू किए हैं, वो अपने छठ के गाने रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दिए। और एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी, छठ एक ऐसा पर्व है जो बहुत सारे मेरे परिचय में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुसलमान हैं और वो लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। इसके साथ साथ किन्नरों की बात करें तो किन्नरों ने भी ऐसे तमाम किन्नर हैं जो किन्नर अखाड़े से भी हैं, मेरे ऐसे तमाम लोग हैं। एक बहुत बड़ा नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, मैं उन्हें प्यार से मासी बोलती हूँ। तो इन लोगों ने भी बहुत ही प्यार से इस पर्व को मनाया है और बहुत श्रद्धा है। मतलब मुझे लगता है आज के समय में कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ सनातन की बात है। और ऐसा पर्व जो है ये बहुत एक ऐसा पर्व है जो सनातन के लिए है और पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपके जीवन के सफ़र की बात करूं जो अभी तक आपने जिया है, तो उसमें आपने कई रियलिटी शोज़ भी किए हैं, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? और क्या जो देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस माना जाता है, तो क्या कभी उसका ऑफर आएगा तो आप एक्सेप्ट करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे रियलिटी शोज़ मिले हैं, जैसे हमारे जो उसमें भी मैंने अपने कल्चर के लिए ही गाया है। मैंने सुर संग्राम किया है जो कि अभी भोजपुरी चैनल है, भोजपुरी का एक बहुत ही बड़ा जो भोजपुरी सिनेमा चैनल है, दंगल है, इस पे वो रिलीज़ हुआ था पिछले साल 2023 में। और उसके पहले चल बड़िए सुरक्षेत्र में महुआ प्लस पे आया था। उसके अलावा बिग गंगा चैनल पे मैंने कई सारे शोज़ को होस्ट भी किया है एक कलाकारा के तौर पे, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे गीत भी सुनाए हैं। तो ये कार्यक्रम तो हमेशा चलता रहता है और रियलिटी शोज़ के माध्यम से हम उन तक पहुंच पाते हैं जिनसे हम शायद आसानी से ना पहुंच पाएँ। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम हर घर में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा आपने बिग बॉस की बात की तो थोड़ा सा है 50-50, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी और मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपको एक्टिंग और मॉडलिंग का भी शौक़ है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये शौक़ कहाँ से आया? एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक़ दरअसल मैं बचपन से ही मैंने
संगीत तो हमेशा से चलता आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने भरतनाट्यम कथक भी किया था। डांस में मैंने भरतनाट्यम कथक के अलावा और भी डांस फॉर्म्स किए थे। उसके बाद एंकरिंग भी करना सीखी थी मैं, बहुत सारे डिबेट्स में भी पार्ट लेती थी। तो जब मैं स्कूल टाइम में स्टार्टिंग पीरियड में मैंने ना हर तरह के सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के काम किए हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी थी मैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी थी, एक बहुत अच्छी पेंटर भी थी। तो वहाँ से जो है बहुत प्रेरणा मिली और वहाँ से मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगी कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे बढ़ के करने लगे। तो वहाँ से जब सफ़र आगे शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक ऐसे मैं जब 2019 में मेरे पास एक ऑफ़र आया था मिस इंडिया की तरफ से, तो वो बॉलीवुड का एक शो था, बॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया 2019, उसमें मैं गई थी और उसमें फाइनलिस्ट थी, टॉप 4 में थी। चूँकि हाइट मेरी जो है वो शायद उतनी नहीं थी इस वजह से, लेकिन बहुत ही अच्छा सफ़र था और वो पहली बार था जब मैंने मॉडलिंग भी की थी और पहली बार में ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने आप था, ये अंदर से आता है, ये मैंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये अंदर से आता है। मैं अपने गानों में भी खुद ही एक्ट करती हूँ, खुद ही सारी क्रिएटिविटी जो भी हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ वो करूँ। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सरस्वती माता जी की आपके ऊपर पूरी कृपा है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले कहा था कि भगवान की बहुत कृपा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी आज की खबर चैनल का कि आपने इन मुद्दों पे बात की है। और सबसे आखिरी सवाल आपका बेहद ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि पुराने ज़माने में सबका एक एम होता था कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसान बनेंगे, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। आज के ज़माने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हर किसी के पास। आजकल एक पॉडकास्टिंग भी जॉब हो चुकी है और आप फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा हुनर है जिसे आप निखार के बाहर आ सकते हैं तो शायद आप देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आपको देख के इन्फ्लुएंस होके न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीख के आगे बहुत अच्छा करेंगे। मेरा बस मानना है ख़ास तौर पे, चूँकि लड़कों के लिए सफ़र आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा लड़कियों के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि उनको हमेशा एक होता है कि लिमिटेशंस में काम करने की आज्ञा अनुमति दी जाती है। तो मैं माता पिता को कहना चाहूँगी कि अगर मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर भरोसा करके और मुझे अगर ऐसे अकेले समाज में निकल के अपने दम पे लड़ने की शक्ति नहीं दी होती, अगर वो मेरे साथ साथ हर जगह चलते, तो शायद आज मैं ये नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर बच्ची को या हर बच्चे को ये उसका मतलब उसके अंदर से ये चीज़ जो है ना, उसके कलाकार को लेके, चाहे वो कलाकार हो या किसी भी क्षेत्र में वो हो, तो मुझे लगता है कि उसे सपोर्ट मिलना चाहिए और उसको कम से कम उसके स्टार्टिंग का 5 साल तो उसे अपना दे देना चाहिए कि तुम अपने हिसाब से करो। उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो हम परिवार वाले हैं, हम आपके साथ रहेंगे। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को अपने संस्कृति के लिए काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो नाम है पूरे देश में, उसको संरक्षित करने के लिए वो जो भी कर पाएँ वो करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। जी, शुक्रिया।